नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इटावा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इटावा के दादरपुर गांव में कुछ दिन पहले ही जो घटना हुई उसने पूरे देश को एक बहस में उलझा दिया है। जाति व्यवस्था की बहस, कौन सही कौन गलत। दो कथावाचक यादव बिरादरी से आते हैं, मुकुटमणि यादव और संतराम यादव। इटावा के एक दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने के लिए पहुंच जाते हैं और अपनी पहचान छुपा करके उन्होंने एंट्री ली और ये सारा सब कुछ किया। उसके बाद जब उनकी पहचान खुलती है तो जो गांव में ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं और उनके साथ जो करते हैं वो उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभ्य समाज में तो कतई नहीं। भले ही उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, गलत किया। आप जो हो, जैसे हो, जिस बिरादरी से आते हो उसको खुल करके सामने रखिए। जिसको स्वीकार करना होगा करेगा, नहीं करना होगा ना करेगा। खैर, ये उन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया होगा। जो भी कुछ उनके दिमाग में, दिल में चला होगा उस वक्त, उसको हम सही और गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो उससे ज्यादा गलत। ये एक सभ्य समाज के लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं है कि उनके साथ मार पिटाई की गई, उनके बाल काट दिए गए, उनकी चोटी काट दी गई, उनके ऊपर मानव मूत्र का छिड़काव किया गया और तमाम दूसरी बहुत बहुत ही वाहियात चीजें। पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से। अब जो यादव पीड़ित पक्ष है उसका पूरा परिवार भी इस पे इन्वॉल्व हो गया है। स्वाभाविक सी बात है, होना ही था। वो बेहद नाराज हैं योगी सरकार से और प्रशासन से, पुलिस से, कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। केवल 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उल्टा जो यादव पीड़ित पक्ष है उनके खिलाफ छेड़खानी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि वो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को छेड़ रहे थे, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। इस तरीके का इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया गया उल्टा। तो इन सब चीजों से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है इस वक्त यादव पीड़ित पक्ष, यादव समाज। कल अहीर रेजिमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। पुलिस के साथ उसका आमना सामना हुआ, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, लोगों को खदेड़ना पड़ा और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए। तो इस वक्त जो है ये जो मुद्दा है ये बहुत गर्म और बहुत चर्चित मुद्दा है। इस पर जमकर राजनीति हो रही है, खूब हो रही है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये जुड़ा हुआ है ओबीसी से, यानी कि पिछड़े वर्ग से। और इसको अब लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। तो ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा है ये 2027 में क्या रंग लाएगा, क्या गुल खिलाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि ओबीसी वोट बैंक ही सबसे बड़ी ताकत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। जिसके पास ये वोट बैंक है, इस वक्त की बात कर रही हूं मैं, प्रेजेंट सिनेरियो की, कि वो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में होती है। उसके पास खुद का वोट बैंक जो होगा, कोर वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, वो सबके पास होता है अपना अपना। बीजेपी के पास सवर्ण हैं, बीजेपी के पास आपके वैश्य हैं, बीजेपी के पास दूसरी बिरादरियां भी हैं, लेकिन पिछड़ा तो बहुत ज़्यादा है ही उनके साथ। इसी तरीके से बसपा के साथ उसका अपना दलित वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है और जिस पर वो कूदते हैं इतना ज़्यादा, वो बल्कि इनको इलेक्शन के टाइम पे मुझे लगता है ऐसा धोखा दे जाता है। जो इनका अपना यादव वोट बैंक है वो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या फिर कोई और चुनाव हो या उपचुनाव हो, वो जा करके समाहित हो जाते हैं कमल के फूल के साथ। खैर, पूरे मामले में अखिलेश यादव की एंट्री तो हो ही चुकी है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम पूरी तरीके से
अपने बिरादरी के साथ हैं, यादव पीड़ित पक्ष के साथ हैं और सरकार को न्याय करना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ऐसे करके कह करके इस तरीके की तमाम खबरें वो चलाई जा रही हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसका भी यही कहना है कि हम सरकार से नाराज हैं, योगी सरकार से नाराज हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया। तो अब स्टैंड लिया है तो इसका कितना फायदा होगा अखिलेश यादव को 2027 में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा, यादव बनाम ब्राह्मण, ये होती हुई दिखाई दे रही है। और जब मन में टीस होती है तो आदमी उस टीस को दबाए बैठा रहता है और वक्त आने पर उसका हिसाब किताब कर लेता है। तो जिस ओबीसी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी बल्लियों उछलती है, क्या वो अब टिका रहेगा उसके साथ? ये एक बड़ा सवाल है। अब ओबीसी पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, वो तो अपने पूरे काबू में, मुट्ठी में उसको रखना चाहती ही है और उसी के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। आपने देख रहे हैं अभी, अब थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, फिर फूल बरसाए जाएंगे और उस कांवड़ यात्रा में कौन लोग सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको अपने पास रखना चाहती है। उधर बसपा भी तोड़ निकाल रही है इस चीज़ का, वो चाहती है कि ओबीसी वोट बैंक हमारी तरफ आए ताकि हम अपने दलित वोट बैंक के साथ मिलकर के कम से कम किंग मेकर की भूमिका में तो आए। 2007 में जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो आप लोगों को सबको जानकारी होगी इस चीज़ की कि दलित के साथ साथ मुस्लिम के साथ फिर ओबीसी और थोड़ा सवर्ण, ये सभी लोगों ने मिलकर के बीएसपी की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ओबीसी का साथ मिला था। ओबीसी का साथ जिसको मिलता है उसकी चांदी हो जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ओबीसी को नाराज करना बीजेपी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, ये तो हम और आप 2027 में देखेंगे। ये जिस तरीके से चल रहा है इस वक्त, उसकी जो भूमिका है वो अभी से बनना शुरू हो गई। नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से नुकसान 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसका दुगना नुकसान आप 2027 में देखेंगे। बहुत कोई खास फायदा महाकुंभ का, बहुत कोई खास फायदा दूसरी तमाम चीज़ों का जो भी ये कर रहे हैं उसका होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब मुद्दे हावी हो चुके हैं। भर्तियां निकाली नहीं है, भर्तियां की नहीं है, रोजगार दिया नहीं है, आरक्षण पर बात करते नहीं है, और जी आप महंगाई पर बात करते नहीं है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर बात करते नहीं है, उसके संबंध में कार्य करते नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तमाम मुद्दे, चूँकि 2024 में जो पूर्वांचल में झटका इनको लगा वो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसमें उधर की साइड में जितना यूथ है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन रेशियो परसेंटेज उधर का ज़्यादा है जो बिहार से लगे हुए ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ नुकसान हुआ इनको। और अब जिस तरीके से ये ओबीसी को नाराज़ करने में लगे हैं, ओबीसी को अपने हाथों से ये निकाल देंगे। और जब ओबीसी पलटा तो वो किसी की तरफ भी पलट सकता है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी पलट सकता है, कहो तो वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी पलट जाए कि अब हमें ना तो समाजवादी पार्टी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी चाहिए, अब हम बहुजन समाज पार्टी लाएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े समीकरण ध्वस्त होते हैं और मैंने ध्वस्त होते हुए देखे हैं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमेशा वो नहीं रहता कि जैसा कि होता आया है। 2 बार अपनी दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी को भी तीसरी बार सहारे की जरूरत पड़ गई, झटका लगा।
और झटका लगना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है और ज़रूरी भी है। तो ओबीसी झटका दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी उपेक्षा हो रही है लगातार, चाहे वो जातीय जनगणना वाला मामला हो, उनके साथ आरक्षण में जो भेदभाव हो रहा है वो हो, या फिर जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोग किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, बराबर अपमान कर रहे हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है 2027 में बीजेपी के लिए, और फायदा पहुंचा सकती है बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक एनालिसिस करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। इस पूरे मामले पर, इटावा के दादरपुर गांव के पूरे मामले पर नज़र बनी हुई है। इसमें जो भी कोई अपडेट आएगा, नया अपडेट आएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत दिलचस्प होगा 2027 का चुनाव। अगड़ा बनाम पिछड़ा और यादव बनाम ब्राह्मण तो हो ही चुका है। पूरे देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है, पूरे देश में। आप मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, सब जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई देंगे इसी मुद्दे पर। कोई कह रहा है कि नहीं, कथावाचक ठीक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई कह रहा है कि इनको कथा पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, ये तो ब्राह्मण नहीं है और कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, यादवों को नहीं है, ओबीसी को नहीं है। इस तरीके की तमाम बहस छिड़ी हुई है। अब क्या सही क्या गलत, ये तो आपको ही पता है और हमको ही पता है। तो जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, वो तो हमारे देश से नदारद रहते हैं, और बहस होती है उन बिन सर पैर की बातों पर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां। मैं अभी विदेश घूम के आई हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है, लोगों को देखा है, वहाँ का जीवन देखा है, वहाँ का समाज देखा है, वहाँ के लोग देखे हैं, उनकी तरक्की देखी है, उनकी उन्नति देखी है, उनके यहाँ की शांति देखी है। और एक हम हैं कि आज भी इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि यादव भागवत कथा नहीं पढ़ सकता, और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ सकता है। आज भी हम इसमें उलझे हुए हैं। खैर, नियति है, धीरे धीरे ही बदलेगी। वीडियो बहुत मन से किया है मैंने, बहुत दिल से किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।